जहाज के आगे के भाग की दिशा बदल ली और सीधे ईयान की नाव पर चढ़ गए। ईशान चुपचाप उस समुद्री डाकू जहाज को देख रहा था जो सीधे उसकी ओर आ रहा था। वह बिना हिलेडुले नाव पर खड़ा था। तभी समुद्री डाकू हंसने लगे और उन्होंने सोचा कि ईशान डर गया है। तभी ब्लेड की रोशनी की एक किरण उनकी दृष्टि में भर गई। फिर अगले ही पल उन्हें अपने जहाज के पतवार से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि उनका जहाज अचानक दो हिस्सों में बंट गया है। जिस समय उसकी नाव टकराने वाली थी, ईशान ने एक उड़ते हुए वार से समुद्री डाकू जहाज को काट दिया। अपने वर्तमान मान के साथ उसका फ्लाइंग स्लैश ईंट और पत्थर की इमारतों को भी चीर सकता है। इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि उसका वार लकड़ी के जहाज को भी आसानी से चीर सकता है। हमारा छोटा महक XD। समुद्री डाकुओं का जहाज बीच से दो भागों में विभाजित हो गया और फिर दोनों तरफ गिर गया, जबकि ईशान वापस डिंगी में बैठ गया। फिर वह नाव के बीच से गुजरा और उन भयभीत और डूबते हुए समुद्री डाकुओं ने उसकी शांत अभिव्यक्ति के साथ तीव्र विरोधाभास पैदा किया। अब सबाउडी द्वीपसमूह तक कौन तैरकर जाएगा? ईशान ने यह देखने की हिम्मत भी नहीं उठाई कि यह समुद्री डाकू समूह कौन है। अब उसके लिए, जिन्हें अपनी मर्जी से बर्खास्त किया जा सकता है, वे अनुमानतः 30 से 40 मिलियन के इनामी समुद्री डाकू हैं। ऐसे समुद्री डाकू अब उसके ध्यान के लायक नहीं रहे। आगे बढ़ते हुए ईशान ने आखिरकार सबाउडी द्वीपसमूह का अनोखा परिदृश्य देखा, जो यारुकीमन मैंग्रोव के पेड़ों की एक बड़ी संख्या से बना है। द्वीप का ऊपरी हिस्सा पेड़ों के मुकुट से ढका है और नीचे एक चिकने पेड़ का तना है। इसमें अनगिनत बुलबुले धीरे धीरे लहरा रहे थे। हल्की धुंध और धूप में ये बुलबुले रंगबिरंगी रोशनियां बिखेर रहे थे, पूरे द्वीप को सुशोभित कर रहे थे, मानो वह किसी स्वप्न जैसा हो। इस दृश्य को देखकर ही ईशान दंग रह गया, क्योंकि यह एक ऐसा द्वीप था जो केवल परियों की कहानी की दुनिया में ही दिखाई देगा। जब ईशान ने आखिरकार नाव को चलाया, द्वीप के एक तरफ उतरा और जमीन पर कूद गया, तो उसने पाया कि यहाँ की हवा राल की हल्की गंध से भरी थी, जो बहुत सुखद, ताजा और प्राकृतिक थी। एक हल्की सी आवाज के साथ ईशान के कदम रखने वाली घास पर जमीन से एक नया बना हुआ हवा का बुलबुला धीरे धीरे उभरा। द्वीप पर सभी बुलबुले मैंग्रोव की सांसों से बनते हैं। जब ईशान ने बुलबुले को धीरे धीरे ऊपर उठते देखा, तो वह अपनी उंगली बढ़ाकर उसे छूने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने पाया कि राल की बाहरी परत उसके अनुमान से ज्यादा मोटी थी और उसे फुलाना मुश्किल था। जब ईशान ने थोड़ा और जोर लगाकर उसे फिर से दबाया, तो बुलबुला फूटा नहीं, बल्कि ईयान की उंगली से चिपक गया। ऊपर देखते हुए ईशान ने निकटतम यारुकीमन मैंग्रोव वृक्ष को देखा, जिस पर संख्याएं अंकित थीं, और पाया कि उस पर संख्या 16 लिखी थी। सबाउडी द्वीपसमूह बहुत बड़ा था। वहां यारुकीमन मैंग्रोव के कई पेड़ थे, जिन पर उस क्षेत्र को दर्शाने के लिए संख्याएं अंकित थीं। ईशान को यह भी याद नहीं था कि 16 नंबर वाला क्षेत्र किसका है, इसलिए वह बस आगे देख पा रहा था। यहाँ की जमीन मुलायम थी, नीचे बैठने पर चिपचिपी और गीली जमीन लग रही थी। ईशान जानता था कि इस द्वीप पर असल में कठोर पथरीली जमीन नहीं है। सारी जमीन असल में विशाल पेड़ों की जड़ों पर टिकी हुई थी। शुरुआत में इस तरह की जमीन पर चलना आसान नहीं हो सकता। शायद सबाउडी द्वीपसमूह पर पहली बार कदम रखने वाला हर व्यक्ति उत्सुक और उत्साहित होगा। स्वाभाविक रूप से ईशान भी कोई अपवाद नहीं था। वह इधर-उधर देखते हुए चलता रहा। 1 मिनट तक चलने के बाद उसने अचानक खुद को कुछ धूर्त लोगों से घिरा पाया। ये धूर्त लोग अपनी आकृतियां छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ईशान असहाय रूप से उनसे घिरा हुआ था,
लेकिन वह एक नज़र में उन सभी को पहचानने में सक्षम था। जाहिर है ये लोग बस ईशान को देख रहे थे। लगता है वे यह जानना चाहते थे कि उसका कोई साथी है या नहीं। ईशान ने उनकी मंशा समझ ली थी, इसलिए वह अपनी हंसी रोक नहीं सका और ऊंची आवाज में बोला, छिपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आओ, मैं यहाँ अकेला हूँ। शायद इयान की बातों ने उन्हें हिम्मत दी। अब इन लोगों ने छिपने की कोशिश नहीं की और एक एक करके वे ईशान के पास आ गए और उसे पंखा झलने लगे। जब वे बाहर आए तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ईशान वास्तव में अकेला था। ये लोग असल में बड़े बड़े और खूंखार चेहरों वाले आदमी थे। इनमें से कई के चेहरों पर टैटू या निशान थे, पिस्तौल। उनके हाथों में बंदूकें और कमर पर धारदार हथियार हैं। उनका रूप देखकर ही कई लोग डर जाते हैं। उनका नेता, घनी मूंछों वाला एक आदमी, हैरानी से ईशान से बोला, बेटे, तुम इतने कानून विहीन इलाके में अकेले चलने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तुम बहादुर हो। ओह, ये तो कानून विहीन इलाका है। कोई आश्चर्य नहीं। ईशान ने सिर हिलाया और दिलचस्पी से पूछा, तुम कौन हो? समुद्री डाकू। एक वाक्य सुनकर लोगों का यह समूह जोर से हंसने लगा और बोला, इस अराजक क्षेत्र में क्या पहचान में कोई अंतर है? ईशान तुरंत उनकी बात समझ गया। हालांकि यह द्वीप समूह मरीन मुख्यालय के बहुत पास था, फिर भी यह मरीन के संरक्षण में नहीं था। सबाउडी द्वीप समूह इतना बड़ा है कि मरीन केवल कुछ ही इलाकों में तैनात थे। सैनिकों की संख्या को देखते हुए यह ज्यादा मायने नहीं रखता। यह अराजक इलाका समुद्री लुटेरों और इनाम के शिकारी के लिए खुला है और यह एक ऐसा इलाका है जिस पर मरीन सेना नियंत्रण नहीं कर पाई। इस इलाके में समुद्री लुटेरों को कभी भी मानव तस्करों में बदला जा सकता है और इनाम के शिकारी लुटेरों में भी। यहाँ वे क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के, तुम बदकिस्मत हो कि हमसे सिसिली परिवार से मिल रहे हो। नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा इलाका है, सिसिली परिवार का इलाका। चूंकि तुम हमारे इलाके से गुजरना चाहते हो, इसलिए सारी कीमती चीजें अपने पास छोड़ दो। ओह, सिसिली परिवार! ईशान दंग रह गया, उसका सामना माफिया से हो गया है। दरअसल ईशान को यह नहीं पता था कि इस द्वीप के अराजक इलाके में आपराधिक गिरोह मूलतः एक परिवार की तरह, एक इकाई की तरह एकजुट होकर बने हैं, चाहे वह समुद्री डाकू समूह हो, इनामी शिकारी समूह हो या मानव तस्कर समूह हो। चूंकि सबाउडी द्वीप समूह के स्थानीय निवासी इन अराजक इलाकों के अस्तित्व से वाकिफ हैं, इसलिए वे आमतौर पर इन इलाकों में नहीं आते। यहाँ के आपराधिक गिरोह या तो दूसरी जगहों से आए पर्यटक हैं या फिर बिना हालात जाने ही घुसपैठ करने वाले समुद्री डाकू। इन परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होंगे। कभी कभी लड़ाइयाँ भी होंगी, इसलिए कमजोर लोग यहाँ साथ नहीं रह सकते। और इन आपराधिक गिरोहों के ज्यादातर सदस्य ताकतवर नहीं थे। वे सिर्फ और लोगों को जोड़कर ही अपनी हिम्मत बढ़ा सकते थे। आमतौर पर एक आपराधिक गिरोह अपने बॉस के नाम पर एक परिवार स्थापित करता है। बाहरी दावा उनके बॉस के नाम पर होता है। फिलहाल ईशान जिस परिवार से मिलता है वह एक इनामी शिकारी गिरोह है। उनके बॉस का नाम स्वाभाविक रूप से सिसिलियन है। ईशान इस द्वीप पर सबसे पहले आया था और उसे वहां की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उसके सामने कोई जीवित मार्गदर्शक नहीं है? एक एनपीसी एक्सडी। मुंह के कोने पर मुस्कुराहट और हंसी के साथ ईशान अचानक बोला, तुम गलत समझे। जो तुमने अभी कहा वो मुझे कहना चाहिए था। क्या? उसने जो बम गिराया उसे कुछ देर तक तो लोग समझ ही नहीं पाए।
ईशान ने म्यान पकड़ी, उनकी ओर इशारा किया और कहा, सुनो, तुम सब मेरे घेरे में हो। जो जिंदा रहना चाहता है उसे अपनी सारी कीमती चीजें सौंपनी होंगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, विपरीत दिशा में बैठा नेता तुरंत भड़क उठा, यह आदमी पागल है। सिर्फ एक व्यक्ति ने हम सबको घेर लिया। क्या मजाक है? यह बच्चा हमारे साथ खेल रहा है। जब उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि ईशान ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है, तो वे एक एक करके चिढ़ गए और टीम का नेता इतना गुस्से में था कि चिल्लाया, गोली मारो इसे, इस बच्चे को मार डालो। तो उसके समूह के लोगों ने तुरंत अपनी बंदूकें उठाईं और ईशान पर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि जब उनकी बंदूकें उठीं तब तक ईशान आगे बढ़ चुका था। गोलियां बहुत थीं, अगर ईशान नेन फील्ड खोल भी देता तो भी उन सबको चकमा देना आसान नहीं होता। इसलिए वह वहां से चला गया। उन्हें समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। उन्हें बस यही लगा कि उसका शरीर गायब हो गया है। गोलियां उड़कर उस जगह लगी जहां ईशान खड़ा था, लेकिन ईशान पहले ही एक तरफ हट गया और जोर से हंसा, अंधे हो क्या? मैं यहां हूं। इसलिए उन्होंने तुरंत मुड़कर ईयान की नई स्थिति पर गोलीबारी शुरू कर दी। बंदूक वाकई एक अच्छी चीज है जो आम लोगों में एक निश्चित मात्रा में युद्ध शक्ति पैदा कर सकती है, लेकिन अगर प्रतिद्वंद्वी की गति ईशान जैसी तेज हो तो बंदूक का असर नहीं हो सकता। ईशान इस बार फिर से खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। जब वे गोली चलाने ही वाले थे तो उसकी गति अचानक भड़क उठी और एक और चमक के साथ वह पास के इनामी शिकारी की ओर दौड़ पड़ा। आगे बढ़ते हुए ईशान ने प्रतिद्वंद्वी के हाथ में मौजूद राइफल को 2 टुकड़ों में काट दिया, फिर अपनी तलवार उसकी दाहिनी कलाई पर घुमाई और उसे थोड़ा सा काट दिया। जैसे ही बिजली चमकी, खून की धार फूट पड़ी। इनाम का शिकारी तुरंत चीखा और उसके हाथ से बंदूक गिर गई जैसे ही उसने अपने बाएं हाथ से अपना घाव ढका। ईशान ने अपनी पूरी कलाई नहीं काटी। यह उसके लिए इन लोगों को कुछ समय तक जिंदा रखने के लिए अभी भी उपयोगी थी, इसलिए उसने बस उन्हें घायल कर दिया और उनकी युद्ध क्षमता को कमजोर कर दिया। एक समस्या हल करने के बाद ईयान का आकार फिर से चमक उठा। हर बार जब वह किसी के पास जाता तो अपनी तलवार 2 बार हिलाता, जिससे उसकी बंदूक कट जाती और उसकी कलाई घायल हो जाती। उसकी गति इतनी तेज थी कि इनाम के शिकारी जवाब भी नहीं दे पाते थे। 7-8 लोग जल्द ही जमीन पर गिर पड़े, कराह रहे थे और अपनी कलाइयां ढक रहे थे। उस पल तक उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि सामने वाला अकेला था, पर वह बहुत ताकतवर आदमी था। ईशान ने अपने नेता के शरीर पर कदम रखा और उसकी गर्दन पर अपने शैतान ब्लेड यामातो की नोक चिपका दी और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हॉकिंग है। इनाम का शिकारी कांप रहा था। ईयान की आंखें लगभग बाहर निकल आईं, क्या बात है? ये तो उस मशहूर भौतिक शास्त्री और ब्रह्मांड विज्ञानी का नाम है। एक हारे हुए इंसान के लिए ये कैसा नाम है? क्या ये वाकई ठीक है? अच्छा हॉकिंग, ईशान खांसते हुए बोला, तुम लोग किस तरह के परिवार वाले हो? सिसिली वाले। हॉकिंग ने इसे छिपाने की हिम्मत नहीं की और सिसिली परिवार के बारे में बात की। इस सिसिली परिवार में लगभग 40-50 सदस्य हैं और उन्हें इनामी शिकारी समूह कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वे हर काम करते हैं, लूटपाट, समुद्री डाकू पकड़ना, अपहरण, जासूसी, खुफिया जानकारी वगैरह। संक्षेप में कहें तो वे हर वो काम करते हैं जिससे पैसा कमाया जा सके। इस परिवार के सदस्य मूलतः साधारण लोग थे। वे आम लोगों से थोड़े ज्यादा ताकतवर और खूंखार थे। हालांकि उन्होंने कई समुद्री लुटेरों को पकड़ा है,
क्योंकि वे हर काम किसी न किसी तरह से करते हैं। अगर वे जीत नहीं पाते तो वे घेराबंदी कर देते हैं, और अगर मारपीट नाकाम हो जाती है तो वे अपने विरोधियों को जहर देकर या बेहोश करके मारने की कोशिश करते हैं। हॉकिंग के विवरण के अनुसार उनके परिवार का प्रभाव क्षेत्र नंबर 16 यारुकीमन मैंग्रोव वृक्ष के पास है। उनका बॉस सिसिलियन भी एक समुद्री डाकू था जिसके पास एक अजीबोगरीब शक्ति थी। उसने अपनी अजीबोगरीब शक्ति से पुराने बॉस को हराकर उसका स्थान ले लिया। हॉकिंग उनके साथियों में से एक हैं। आज गश्ती दल का नेतृत्व करने की बारी उनकी थी। जब इयान का जहाज तट पर पहुंचा तो हॉकिंग के दल ने उसे ढूंढ लिया। स्वाभाविक रूप से वे इतनी मोटी भेड़ को जो उनके दरवाजे पर आने की पहल करती जाने नहीं देते, लेकिन पलक झपकते ही वह मोटी भेड़ एक भयावह विशाल भूरे भेड़िए में बदल गई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इयान के ब्लेड की ठंडक महसूस करते हुए हॉकिंग ने उससे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की और सब कुछ विस्तार से समझाया। इन अपराधी गिरोहों के सदस्य हमेशा ऐसे ही होते हैं। वह उनसे वफादारी की बात करने की उम्मीद नहीं कर सकता। इस समय वे असली समुद्री लुटेरों से भी बदतर हैं। ईशान ने अपनी कहानी की पुष्टि करने के लिए फिर से दूसरों से पूछा और पाया कि हॉकिंग ने झूठ नहीं बोला था इससे पहले कि वह अपने पैरों को छोड़ देता, और ईशान ने कहा, बहुत अच्छा, अब खड़े हो जाओ और मुझे अपने गढ़ में ले चलो। तलवार अभी भी उसकी गर्दन पर रखी हुई थी, इसलिए हॉकिंग ने इयान के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। अपनी कलाई को ढक लिया, स्थिर रूप से खड़ा रहा और गिरोह के अन्य सदस्यों को भी ईशान ने बुलाया। हालांकि वे पसीने से तर थे और बहुत दर्द महसूस कर रहे थे, उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से रास्ता दिखाया। दरअसल यारुकीमन मैंग्रोव का दायरा बहुत बड़ा था। ईशान को उनके नेतृत्व में 20 मिनट से ज्यादा समय तक चलना पड़ा। उसके बाद आखिरकार उसे सिसिली परिवार का गढ़ दिखाई दिया। वो घर देखने में तो टूटा फूटा और कबाड़ जैसा लग रहा था। बड़ा जरूर था, पर उस पर मरम्मत के स्खम भरे पड़े थे। ये तो बस घर के बाहरी रूप से ही पता था। पहली नजर में ही ईशान को यकीन हो गया कि ये एक जर्जर और खतरनाक घर है। ये तुम्हारा गढ़ है? ईशान को उन पर बहुत तरस आता है। ऐसा घर कभी भी गिर सकता है और वे इसे अपना अड्डा बनाने की हिम्मत करते हैं। वे कितने गरीब हैं? बिल्कुल नहीं। हॉकिंग ने कड़वाहट से भरे चेहरे के साथ कहा, हमारी कमाई का ज्यादातर हिस्सा बॉस ने छीन लिया है। बॉस ने हमें जो दिया है वह बहुत कम है, और जल्द ही हमारे खाने पीने का सामान भी खत्म हो जाएगा। बॉस हमारे गढ़ की मरम्मत के लिए पैसे निकालने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए हमें जो मिला है उसी में गुजारा करना होगा। ओह! यह सुनते ही ईशान की आंखों में चमक आ गई। तो तुम्हारे बॉस के पास बहुत पैसा है? ये कहना आसान नहीं है। हॉकिंग ने सिर हिलाया और कहा, बॉस का पैसा दूसरी ताकतों के लिए एक श्रद्धांजलि है। हमारे आसपास कई और ताकतवर ताकतें हैं। शांति बनाए रखने के लिए हमें उन्हें हर महीने सुरक्षा शुल्क के तौर पर पैसे देने चाहिए। मुझे अब 100% यकीन है कि ईशान बदकिस्मत है। दूसरे शब्दों में, ईशान सिसिलियन परिवार से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। पहले तो उसने सुना था कि नंबर 16 यारुकीमन मैंग्रोव उनका इलाका है। उनके बॉस का नाम भी इतना घमंडी था कि ईशान को लगता था कि उनके पास एक अच्छी फोर्स है। अब नतीजा बस एक दुर्गम संगठन था। बातचीत करते करते हॉकिंग ईशान को अपने जीर्णशीर्ण घर के पास ले आए थे। सिसिली परिवार थोड़ा सतर्क था। गढ़ के बाहर ज्यादा पहरेदार नहीं थे, सिर्फ 4। इस समय वे दरवाजे पर एक साथ बैठे सिगार पी रहे थे।
जब उन्होंने हॉकिंग को लौटते देखा तो चारों चौंक गए। जब हॉकिंग और उसके आदमी अपनी कलाइयों को ढके हुए थे और उनके हाथों से खून टपक रहा था तथा पीछे चल रहा ईशान अजनबी लग रहा था, तो चारों गार्डों को तुरंत कुछ गड़बड़ नजर आई। उन्होंने अपनी बंदूकें निकाल लीं और चिल्लाने की कोशिश की। हालांकि ईशान ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई। फिर वह उनके पीछे प्रकट हुआ। उसके हाथ में पकड़ा हुआ डेविल ब्लेड यामातो बाहर निकला और हवा में एक आर्क लाइट चमकाई। यह रोशनी चार पहरेदारों की गर्दनों से होकर गुजरी। अगले ही पल उनके सिर ऊपर उड़ गए। ये चारों पहरेदार बिना किसी चीख पुकार के मारे गए। हॉकिंग और उनके साथियों ने यह दृश्य देखकर लगभग अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने भाग्यशाली थे कि इस क्षण तक जिंदा रहे। अगर ईशान उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहता तो वे लंबे समय तक लाश ही बने रहते। क्या यहाँ कोई सिसिलियन है? ईशान ने घर से आती आवाज सुनी। अंदर लोग पार्टी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, इसलिए उसने हॉकिंग से जोर से पूछा। हॉकिंग ने मुर्गी की तरह सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो जरूर वहीं होगा। वो आमतौर पर कहीं नहीं जाता। यह तो अच्छा है। ईशान मुस्कुराया और घर के दरवाजे की ओर चल दिया। हॉकिंग और उनकी टीम ने एक दूसरे की ओर देखा, यह जानते हुए कि सिसिली परिवार बदलने वाला था। दरवाजे पर आते ही ईशान ने अपना पैर उठाकर जर्जर गेट पर पटक दिया। उसने जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खोला और चूरा चारों तरफ बिखर गया। हालांकि ईशान ने घर की गंदगी को कम करके आका था और उड़ती धूल से उसे खांसी आ गई। जिस क्षण दरवाजा तोड़ा गया, घर में शोर अचानक शांत हो गया। अंदर बैठे लोग अपनी मुद्रा बनाए रखे और गेट पर आए ईशान को ऐसे देखते रहे जैसे वह कोई पागल आदमी हो। ईशान ने घर का जायजा लिया और पाया कि घर में लगभग 40 लोग थे। हॉल के बीच में सोफे पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा था, जिसकी बाईं आंख पर काला धब्बा था और चेहरा जख्मों से भरा था। वह बहुत ही खतरनाक लग रहा था। उसका ऊपरी शरीर नंगा और बहुत मांसल था। उसने बाएं और दाएं दोनों तरफ खुले कपड़ों वाली दो लड़कियों को गले लगाया हुआ था और दोनों मुस्कुरा रही थीं। पूरे घर में वह अकेला था जिसका ऐसा स्टाइल था, तो ईशान ने उसे घूरकर पूछा, तुम सिसिलियन हो? हॉल में मौजूद लोगों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और सिसिलियन ने अपनी बाहों में दोनों लड़कियों को बाईं और दाईं ओर धकेल दिया, खड़ा हो गया और उदास चेहरे के साथ कहा, तुम कौन हो? हालांकि उसने गुस्से से पूछा, ईशान ने उसकी आंखें इधर-उधर घुमाते देखा। शायद इसलिए कि बाहर खड़े पहरेदारों ने उसे आगाह नहीं किया था और वह थोड़ा घबरा गया था। उसे लगा कि कुछ ताकतों ने उसके गढ़ को घेर लिया है, इसलिए वह देखना चाहता था कि अगर हालात ठीक न हुए तो क्या वह भाग सकता है। ईशान ने उसकी मंशा भांप ली, सिर हिलाया और बोला, इधर-उधर मत देखो। मैं यहाँ अकेला हूँ। मैं तुमसे फिर पूछूंगा, क्या तुम सिसिलियन हो? मैं हूँ। जब सिसिलियन ने ईशान को यह कहते सुना कि वह अकेला है, तो वह और भी हिम्मत से बोला, सीधे सिर हिलाया और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? किसने भेजा है? ईशान को अचानक बोरियत महसूस हुई। वह इस आदमी से बात नहीं करना चाहता था कि उसे किसने भेजा है। इस सिसिली निवासी आदमी के पास सिर्फ एक गहरे हरे रंग का आभामंडल है, जिसे बुरी नजर विशेषज्ञ के निष्क्रिय कौशल से खोजा गया था। ईशान के लिए वह एक कमजोर मुर्गा था। अगर वह उससे बातें करता रहा तो शायद यह आदमी उसे पैसे देने या उसका अधीनस्थ बनने जैसी कोई बात कह दे। तो ईशान ने सीधे कहा, यह सिर्फ मैं हूं।
उसके बाद ईशान ने अपनी तलवार डेविल्स ब्लेड यामाटो म्यान से निकाली और उसे 2 बार बाईं और दाईं ओर घुमाया, फिर उसे तुरंत म्यान में वापस रख दिया। लेकिन ऐसे ही 2 कमजोर झटकों से 2 धधकते प्रक्षेपास्त्र निकले, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर। दोनों तलवारों की आभा हवा में एक हो गई और एक क्रॉस के आकार के स्लैश में बदल गई। उड़ते हुए स्लैश की गति बहुत तेज थी। सिसिलियन को उम्मीद नहीं थी कि ईशान तुरंत लड़ना शुरू कर देगा। जब क्रॉस के आकार का स्लैश उसके पास पहुंचा तो उसे बचने का समय ही नहीं मिला। ईयान के प्रक्षेप्य से वह तुरंत 4 टुकड़ों में कट गया। सिसिली के विशालकाय शरीर को खून से लथपथ और जमीन पर गिरते देख कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। सबसे पहले चीखने वाली 2 लड़कियां थीं जो उसके बगल में खड़ी थीं। चीख सुनकर कमरे में मौजूद लोग घबरा गए। बॉस मारा गया है। हे भगवान! भागो! जाओ, उसे मार डालो। बॉस का बदला लो। उनमें से कुछ भागना चाहते थे, लेकिन ईशान गेट पर पहरा दे रहा था। वे भाग नहीं सकते थे। कुछ ने सिसिलियन का बदला लेने के लिए अपने हथियार निकाले, लेकिन वे बस ईशान को देखते रहे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनका इरादा एक नहीं था, जिससे पूरा घर अफरा-तफरी में डूब गया। इस अव्यवस्थित दृश्य को देखकर ईशान ने अपनी राजसी तलवार निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। फिर कहा, तुम सब लोग चुप हो जाओ। घर के सभी लोग डर गए थे, किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। वे एक एक करके शांत हुए और सावधानी से अपने मुंह ढक लिए। अब से मैं सिसिलियन परिवार की बागडोर संभालूंगा। ईशान धीरे से आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम में से कोई असहमत हो या अपने मरे हुए बॉस का बदला लेना चाहता हो तो खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक मेरी बात साफ न हो जाए। वे सब एक दूसरे की ओर देखते रहे, लेकिन बोले नहीं। लेकिन जल्द ही एक डिंग डिंग की आवाज आई और सिसिली परिवार के एक सदस्य, जो बंदूक पकड़े हुए था, ने अपना हथियार जमीन पर गिरा दिया। वो तो बस एक ही इंसान था, फिर 2 और हो गए, उसके बाद 3 और आ गए। ज्यादा देर नहीं लगी जब घर के सभी लोगों ने हकीकत स्वीकार कर ली और समर्पण कर दिया। बीच में खड़े ईशान को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। हॉकिंग और उनकी टीम भी उनके पीछे पीछे आ गई। उनके नेतृत्व में कमरे में मौजूद सभी लोग ईशान को आदरपूर्वक बॉस कहकर पुकार रहे थे। बहुत बढ़िया। ईशान ने संतोष से सिर हिलाया। वह जानता था कि इन अपराधी गिरोहों के सदस्य सबसे यथार्थवादी लोग होते हैं। जो भी ताकतवर होता, वे उसकी बात मान लेते। ऐसी स्थिति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दरअसल यह सच है कि ईशान ने जो ताकत दिखाई, उससे ये लोग हैरान रह गए। उनके हिसाब से मृत बॉस सिसिलियन पहले से ही बहुत शक्तिशाली था और उसकी एक अजीबोगरीब ताकत थी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन जब नया राक्षस आया और उसने उसे व्यक्तिगत रूप से मांगा, तो उसने बिना कुछ कहे उसके 4 टुकड़े कर दिए। नया बॉस अपने पुराने बॉस सिसिलियन को बिना किसी मेहनत के और यह सुनिश्चित करते हुए कि सब देख रहे हैं, मार डालने में कामयाब रहा। अगर वे अपनी जान बचाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वे नए बॉस की हर बात मानें। इन अपराधी गिरोहों के सदस्यों ने सरगनाओं के बदलने की सच्चाई को जल्दी और सहजता से स्वीकार कर लिया। तभी किसी ने चापलूसी करते हुए सोफे से उठकर ईशान को अपनी सीट दे दी। ईशान ने भी मना नहीं किया। वह सोफे पर बैठा और पाया कि सोफा कितना मुलायम और आरामदायक था। तभी खुले कपड़े पहने 2 लड़कियां दौड़कर आईं और ईयान की बाहों को पकड़ लिया तथा उसे देखकर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराने लगीं। ईशान आजाद होना चाहता था।
उसे इस एहसास की आदत नहीं थी। इन दोनों लड़कियों के व्यवहार से उसे लग रहा था कि वह सिसिली जैसा दुष्ट बन गया है। हालांकि जिस पल इन दोनों लड़कियों ने उसकी बाहों को पकड़ा, ईशान ने पाया कि वे पूरी तरह कांप रही थीं, मानो वे डरी हुई हों। वह खुद को रोक नहीं पाया और चुपके से आह भरकर अपनी हरकतें रोक दीं और उन्हें कुछ देर के लिए अपने पास ही रहने दिया। वह जानता था कि इन दोनों लड़कियों को शायद सिसिली के गुलामों ने या उससे भी बदतर अगवा कर लिया होगा। अगर वह उनसे छूट भी गया तो कोई बात नहीं। अगर उन्हें गलती से लगा कि वह गुस्से में है तो वे और भी घबरा जाएंगे। मूड बहुत नाजुक था और थोड़ा कम हानिकारक हो गया जब ईशान ने इन आपराधिक गिरोहों के सदस्यों का सामना किया, तो उसका रंगरूप ज्यादा नहीं बदला। मेरा नाम ईशान है। मैं एक समुद्री डाकू शिकारी हूं। ईशान ने भीड़ से ठंडे स्वर में कहा, अब जब मैंने कमान संभाल ली है तो परिवार का नाम बदलना होगा। अब से तुम्हें खुद को ईशान परिवार कहना होगा। हाँ बॉस ईशान, सभी लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया। न सिर्फ नाम बदलना होगा बल्कि इससे जुड़े मामलों का दायरा भी बदलना होगा। ईशान ने आगे कहा, अब से अपहरण और मानव तस्करी वर्जित है। ईशान मूलतः आधुनिक समाज में पलाबढ़ा था। उसे ऐसी बुराइयों से बेहद चिढ़ थी। हालांकि उसने इस अराजक इलाके में एक गिरोह को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह अपने नए मातहतों को दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करने देगा। हॉकिंग और अन्य लोग एक दूसरे की ओर देखते रहे और कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि क्या जवाब दें। उन्हें ईशान ने ठंडी निगाहों से देखा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। हॉकिंग ने झट से हाथ हिलाया और कहा, बॉस ईशान, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन हॉकिंग ने हिचकिचाते हुए पूछा, बॉस ईशान, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? सूचना का आदान प्रदान और साथ ही वांछित समुद्री लुटेरों को पकड़ना। ईशान ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। सबाउडी द्वीपसमूह बहुत विशाल है और नई दुनिया का एकमात्र रास्ता यही है। हर पल नए समुद्री डाकू इस द्वीप पर उतर रहे हैं। अगर ईशान अकेला होता तो उसके पास जानकारी के स्रोत सीमित होते, इसलिए वह जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोगों का एक समूह इकट्ठा करना चाहता था। द्वीप पर अब किस तरह के समुद्री डाकू हैं, वे कहाँ उतरे, किस इलाके में हैं, उन पर कितना इनाम है, उनके कब्जे में कितने समुद्री डाकू हैं, वे कितने शक्तिशाली हैं, वे शैतानी फल इस्तेमाल करने वाले हैं या नहीं, वगैरह। यह सारी जानकारी उसके साथियों को इकट्ठा करनी होगी। तब तक जब तक सारी जानकारी उसके हाथ में है, ईशान को बस हमला करके काम खत्म करना है। इससे स्वाभाविक रूप से ईयान का काम बहुत आसान हो जाएगा। ये लोग सबाउडी द्वीपसमूह के स्थानीय अपराधी हैं। उनके लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करना बहुत उपयुक्त है। हॉकिंग और बाकी लोग ईयान की बात समझ गए, लेकिन वे ज्यादा आशावादी नहीं थे और बोले, लेकिन बॉस ईशान, हजारों समुद्री लुटेरों को पकड़ने से ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। ईशान ने मुस्कुराते हुए हॉकिंग की तरफ देखा और कहा, हजारों समुद्री डाकू, क्या आप यही करते थे? हॉकिंग ईयान की डरावनी आंखों को देखकर थोड़ा डर गए और जल्दी से सिर हिला दिया। तो अब हमें इसे बदलना होगा। ईशान ने कहा, आपको 5 करोड़ या उससे ज्यादा इनाम वाले लुटेरों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी। जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेहतर होगा, भले ही वे 10 करोड़ से ज्यादा इनाम वाले लुटेरे ही क्यों न हों। यह बहुत बढ़िया होगा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, कमरे में मौजूद सभी लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। बॉस ईशान, अरे, हम ऐसे दुश्मनों से निपटने में असमर्थ हैं। हॉकिंग ने जल्दी से कहा, हम इस स्तर के समुद्री लुटेरों को नहीं पकड़ सकते। ईशान ने उन्हें अजीब नजरों से देखा,
किसने कहा तुम्हें उन्हें पकड़ना है? बस उनकी जानकारी इकट्ठा करनी है। अगर तुम कर दोगे तो बाकी मैं संभाल लूंगा। अब जब इयान की ताकत बढ़ गई है तो स्वाभाविक रूप से उसका लक्ष्य और भी ऊंचा होना चाहिए। अब उसे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि शोहरत भी चाहिए। बड़े इनाम वाले समुद्री डाकू ही उसका लक्ष्य थे। अगर वह 10 करोड़ से ज्यादा इनाम वाले समुद्री डाकू को पकड़ लेता है तो यह 2 करोड़ इनाम वाले 5-6 समुद्री डाकू ढूंढने से कहीं बेहतर होगा। इसके अलावा अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने या मारने के बाद उसे और भी ज्यादा अनुभव मिलेगा जो ज्यादा कारगर होगा। हॉकिंग और अन्य लोग इयान के विचारों से परिचित नहीं थे, लेकिन वे इयान के शब्दों से भयभीत हो गए। क्या बात है? यह नया बॉस ईशान कितना शक्तिशाली है। कुछ लोग इयान के डरावने लहजे पर यकीन करने को तैयार थे, लेकिन ज्यादातर लोग संशय में थे। ईशान ने लापरवाही से इधर-उधर देखा और फिर उनकी आंखों में देखा। जो लोग उस पर विश्वास करते थे उनके लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन संदेह करने वालों के लिए उसे कुछ भी प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, जगह साफ करो। हॉकिंग ने झट से सिर हिलाया, कई लोगों को पास आने का इशारा किया और सिसिली वासियों के शव को ले गए। इस प्रक्रिया में वे मतली को रोकने की कोशिश कर रहे थे। काम खत्म करने के बाद ईशान ने उन लोगों से कहा, अच्छा, अब सबको बाहर जाकर जासूसी करनी होगी और बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा करनी होगी। हॉकिंग, तुम यहीं रहो। कमरे में मौजूद लोग, जैसे उन्हें माफ कर दिया गया हो, जल्दी से कमरे से बाहर चले गए, जबकि हॉकिंग चिंतित चेहरे के साथ खड़े होकर ईशान के बोलने का इंतजार कर रहे थे। सिसिली का वॉल्ट कहाँ है? क्या तुम्हें पता है? ईशान ने उससे पूछा। हॉकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह उसके कमरे में है। तो फिर जाकर पता करो। ईशान ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता था। दरअसल उसने अनुमान लगाया था कि हॉकिंग को शायद पता होगा कि सिसिली के पैसे कहाँ रखे हैं। हालांकि अपने नए बॉस के सामने उसने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की क्योंकि ईशान भविष्य में उस पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन यह आदमी हॉकिंग कोई जिन्न भी नहीं है। हालांकि यह जानते हुए भी ईशान ने उसे ढूंढने के लिए कहा। अगर वह उसे ढूंढ लेता है तो इसका मतलब है कि वह अब भी उस पर भरोसा कर सकता है। अगर वह उसे नहीं ढूंढ पाता या यह कहने का कोई बहाना ढूंढ लेता है कि उसे वह नहीं मिल रहा, तो वह उससे देर से निपटेगा। हॉकिंग को कमरे में प्रवेश करते देख ईशान को अपने बाईं और दाईं ओर खड़ी 2 लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करने का समय मिल गया। लगभग 18-19 साल की ये दोनों लड़कियां जाहिर तौर पर अपनी जवानी की दहलीज पर थीं, लेकिन उनके चेहरों पर थकान साफ झलक रही थी। जब उन्होंने देखा कि ईशान उन्हें देख रहा है तो उन्होंने झट से एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी और इयान की बाहों को अपनी छाती से लगा लिया। भरते हुए ईशान बोला, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं सिसिली जैसा नहीं हूं। मैं कोई दुष्ट इंसान नहीं हूं। दोनों लड़कियों ने बात करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस अपना सिर नीचे कर लिया और वे अभी भी डरी हुई थीं और उन्होंने अपनी बाहें ढीली नहीं कीं। उन्हें इस हालत में देखकर ईशान को बात बदलनी पड़ी और पूछना पड़ा, क्या आप स्थानीय निवासी हैं या पर्यटक हैं? हाँ, दूसरे देश से आए पर्यटक थे। एक लड़की ने सावधानी से जवाब दिया। तुम्हारा अपहरण हो गया था? ईशान ने फिर पूछा। लेकिन इस वाक्य में दोनों लड़कियों ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वे इयान के विचारों को समझ नहीं पाईं। चिंता मत करो, मैं बस पूछ रहा हूं। चूंकि तुम पर्यटक हो तो कृपया मुझे बताओ कि तुम कहां से आए हो।
ईशान बोला, मैं अपने अधीनस्थों से तुम्हारे परिवारों के बारे में पता लगवाऊंगा। जब वे तुम्हारे परिवार को ढूंढ लेंगे तो मैं तुम्हें उनके पास वापस भेज दूंगा। यह सुनते ही दोनों लड़कियों की आंखें अचानक चमक उठीं। उन्होंने उत्साह से सिर उठाया और ईशान से पूछा, सचमुच? हाँ। ईशान ने सिर हिलाया। मैंने कहा, मैं बुरा आदमी नहीं हूं। शुक्रिया शुक्रिया। दोनों लड़कियां फूट फूट कर रोने लगीं, उसकी बाहों से छूट गईं और उसके सामने झुक गईं। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ईशान ने उनकी मदद की। फिर उसने उनसे उनके पिछले जन्मों के बारे में फिर से पूछा। तब तक दोनों लड़कियों ने आखिरकार ईशान के प्रति अपनी बेपरवाही छोड़ दी और उसे अपनी उत्पत्ति बता दी। ये दो गोरी लड़कियां, बड़ी लड़की का नाम लोरेन और छोटी लड़की का नाम एलेना था, अपने परिवार के साथ सबाउडी द्वीपसमूह के खेल के मैदान में खेलने के लिए पास के एक द्वीप से आई थीं। दुर्भाग्य से रास्ते में वे अपने परिवार से बिछड़ गईं और फिर उनका अपहरण कर लिया गया। मानव तस्करों ने उन्हें गुलामों की नीलामी घर में बेच दिया और उन्हें सिसिलियन ने खरीद लिया। उन्हें न केवल हर दिन उसकी सेवा करनी पड़ती थी, बल्कि उसकी मारपीट और डांट भी सहनी पड़ती थी। पिछले 2 सालों में उन्होंने बिना किसी सम्मान के जीवन जिया, लेकिन यह मौत से बेहतर था। जब सिसिलियन को ईशान ने कत्ल कर दिया तो उन्हें राहत नहीं मिली, बल्कि वे और भी चिंतित हो गए क्योंकि ईशान ने बिना कुछ कहे ही मारना शुरू कर दिया था। उन्होंने गलती से सोचा कि ईशान ज्यादा क्रूर इंसान है। हालांकि यह दुनिया कितनी अप्रत्याशित है। ईशान, जिसे क्रूर समझा जाता था, आखिरकार एक अच्छा इंसान निकला जो उन्हें उनके परिवार के पास वापस भेजने को तैयार था, जिससे लोरेन और एलेना हैरान रह गईं। ईशान सबाउडी द्वीपसमूह में आकर इस दुनिया का अंधेरा पक्ष देखने के लिए तैयार था। हालांकि जब दोनों लड़कियों ने अपनी कहानियां सुनाई तो ईशान आगब बूला हो गया। लोरेन और एलेना की पीठ पर ढेरों निशान थे। उन्होंने शर्म की परवाह किए बिना अपनी कमीजें उतारकर ईशान को दिखाईं। गुलामों की नीलामी में उनके आड़े तिरछे निशानों को कोड़े से घिसकर खींचा गया, जबकि गोल निशानों को उस कमीने सिसिलियन ने सिगार और सिगरेट के बटों से जला दिया। दोनों पर दर्जनों बड़े और छोटे निशान थे जो चौंकाने वाले कहे जा सकते हैं। ये कमीना इतनी जल्दी मौत का हकदार नहीं था। इयान की आंखें ठंडी होती गईं जब उसने जमीन पर सिसिलियन द्वारा छोड़े गए खून के धब्बों को देखा। कुछ सोचने के बाद ईशान ने एक सुसज्जित कार्ड को युकिना के कार्ड से बदल दिया, अपने नेन को अपने हाथों में केंद्रित किया, फिर उन्हें उनकी पीठ पर रखा और दोनों लड़कियों को ठीक किया। हालांकि कुछ पुरानी चोटें बहुत पुरानी थीं और युकिना के कार्ड का रिकवरी प्रभाव उन पर काम नहीं कर रहा था, इसलिए ईशान ने दोनों लड़कियों के कुछ नए घावों को ठीक कर दिया। ऐसा करते ही एक बार फिर दोनों लड़कियां फूट फूट कर रोने लगीं और कृतज्ञतापूर्वक ईशान को गले लगा लिया। चलो मेरे साथ ऐसा मत करो। अब से जब तक तुम्हारे घरवालों से खबर न मिल जाए, तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करने दूंगा। ईशान ने उनके कंधे थपथपाए और कहा, हाँ, वैसे खाना बना सकते हो? हाँ मास्टर ईशान, आप क्या खाना चाहते हैं? लोरेन ने अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर एक सुंदर और खुशी भरी मुस्कान आ गई। मुझे मास्टर मत कहो, अजीब है। ईशान ने सिर खुजाया और बोला, कुछ भी। बहुत भूख लगी है। अरे हाँ, एक और बात है। ईशान ने दोनों से सकारात्मकता से कहा, आज से मेरे खाने पीने का पूरा जिम्मा तुम दोनों पर होगा, ठीक है? सच कहूं तो ये सिसिली परिवार के सदस्य, मुझे इन पर जरा भी भरोसा नहीं है।
हाँ, सिसिलियन को मारने और अपने मूल आदमियों को वश में करने के बावजूद ईशान इन लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास या भरोसा नहीं करता। ये लोग निकम्मे थे। अब वे जबरदस्ती उसकी बात मान सकते हैं, लेकिन कौन जाने वे क्या सोच रहे हैं। व्यापार करने के लिए वे बेईमान थे और ईशान उन्हें जहर देने का मौका नहीं देगा, इसलिए उसने अपना आहार सीधे लोरेन और एलेना को सौंप दिया। अब लोरेन और एलेना की अपने घर लौटने की उम्मीद ईशान पर टिकी है। अब वे तीनों सचमुच एक हो गए हैं। इयान की बातें सुनकर दोनों लड़कियों को भी भरोसा होने का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने जोर से सिर हिलाया और उससे वादा किया। जब लोरेन और एलेना खुद ईशान के लिए खाना लेने गए तो हॉकिंग फिर से बाहर आए, हाथ में एक छोटी सी तिजोरी लिए ईशान के पास आए और बोले, बॉस, मुझे मिल गई। यहीं पर सिसिलियन ने पैसे रखे थे। हम ईशान ने बेतकल्लुफी से जवाब दिया, फिर डिब्बे की तरफ देखा। तिजोरी पर कीचड़ के कुछ निशान थे। लगता है उसे जमीन से खोदकर निकाला गया था। हॉकिंग नाम का वह आदमी सचमुच जानता था कि सिसिलियन पैसे कहाँ छिपा रहा है। ईशान ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर बेचैनी देखी। क्या यह सिर्फ अपनी वफादारी दिखाने और भविष्य में भरोसा न किए जाने की चिंता दिखाने का इशारा था? तिजोरी लोहे की बनी थी। हॉकिंग ने सावधानी से कहा, बॉस ईशान, मुझे सचमुच पासवर्ड नहीं पता। इसे इतनी मशक्कत की जरूरत नहीं है। ईशान उठा और शैतान का ब्लेड यामातो निकाला। उसने अपनी नेन की कुछ बारूदी सुरंगें उस पर घुमाईं और धीरे से तिजोरी पर वार किया। उसने तुरंत तिजोरी का दरवाजा काट दिया। हॉकिंग दंग रह गए। उन्हें लगा जैसे इयान की तलवार जब नीचे गिरी तो उसे किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। यह ब्लेड इतना तेज है। अगर ईशान को पता होता कि वह क्या सोच रहा है तो वह हंसता। अब डेविल्स ब्लेड यामातो केवल एक 4 सितारा अनन्य खजाना था, जिसे लगातार 10 ड्रॉ से प्राप्त प्रबलित जादुई क्रिस्टल द्वारा भी उन्नत किया जा सकता है और फिर अधिकतम स्तर तक अपग्रेड होने के बाद इसे 5 सितारा खजाने में अपग्रेड किया जा सकता है। इयान के अनुमान के अनुसार यामातो की अंतरिक्ष को काटने की क्षमता 5 सितारा स्तर तक पहुंचने पर दिखाई देगी। उस समय वे देखेंगे कि असली तीक्ष्णता क्या होती है। तिजोरी खुलने पर ईशान नीचे झुका और तिजोरी में रखी चीजों की जांच की। कुछ गहनों के अलावा उसमें सिर्फ 30 लाख बेरीज थीं। तिजोरी में रखी चीजों की कुल कीमत लगभग 5 लाख बेरीज आकी गई। क्या बस इतना ही? ईशान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हॉकिंग ने जैसे ही यह सुना वह चिंतित हो गए और कसम खाते हुए बोले, बॉस ईशान, मैंने सचमुच इसमें रखे पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। सिसिली वालों का छोड़ा हुआ सारा पैसा यहीं है। ईशान को भी लगा कि शायद उसने उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। सिसिलियन परिवार एक दुर्गम संगठन था। इनमें से कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि ईशान को खरोंच भी सके, तो फिर वे करोड़ों बेरीज कैसे बना पाएंगे? यह पता चलने पर कि सिसिलियन द्वारा छोड़ी गई संपत्ति बस इतनी ही है, ईशान को ज्यादा दिलचस्पी नहीं हुई। सोच विचार के बाद ईशान ने हॉकिंग से कहा, इस घर की मरम्मत के लिए किसी को ढूंढो, फिर असली पैसे निकलने शुरू हो जाएंगे। यह घर एक आम जर्जर इमारत थी। ईशान इसमें नहीं रहना चाहता, क्योंकि एक दिन यह अचानक गिर सकता है। 3 मिलियन से अधिक बेरीज नकद के साथ वे घर का पूर्ण नवीनीकरण करने में सक्षम होंगे, है ना? इयान की बात सुनकर हॉकिंग तुरंत उत्साहित हो गए। दरअसल इस खतरनाक घर से उनका मन भर चुका था। इयान का आदेश पाकर उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बस हो गया बॉस ईशान, अब मैं करता हूँ। फिर वह किसी को ढूंढने के लिए बाहर भागा। हालांकि लगभग 1 घंटे बाद
जब ईशान लोरेन और एलेना द्वारा बनाया गया खाना खा रहा था, हॉकिंग कांपते हुए वापस आए। क्या बात है? ईशान ने उसकी असामान्यता देखी और उससे पूछा। बॉस बॉस, बहुत भाग गए हैं। ईशान, परिवार के लोग भाग गए हैं। हॉकिंग ने थके हुए भाव से कहा। हॉकिंग इस स्थिति की रिपोर्ट करते समय बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें उन लोगों द्वारा बलि का बकरा बनाया गया था जो चुनाव में शामिल नहीं हुए थे। ऐसा करने की वजह जाहिर है यह थी कि नए बॉस ईशान को सिर्फ उसका नाम ही पता था। तो क्या उन सब ने उसे बुरी खबर बताने के लिए मजबूर किया? नतीजतन हॉकिंग को ईशान का सामना करना पड़ा और उसे यह खबर बतानी पड़ी। वह ईशान के गुस्से को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। पहले तो वे सभी लोग जो अपने पुराने बॉस की हत्या पर चुप हो गए थे, उनके नए नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और निष्ठा की शपथ ली। अब मौका मिलते ही वे मुंह मोड़कर भाग खड़े हुए। हॉकिंग खुद इस विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर सके। अब मौजूदा बॉस ईशान बहुत जवान दिखते हैं और युवाओं में आवेगशीलता ज्यादा होती है। इसलिए बाकी लोग डर गए थे कि कहीं वह भड़क न जाए। हालांकि हॉकिंग को पूरी तरह से आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि समाचार